मैं बता रहा था कि नेगेटिव होना नहीं है, क्लोजिंग मिले ना मिले आपका एक्टिविटी चालू रखना है, क्लोजिंग मिले या ना मिले एक्टिविटी चालू रखना है। अगर आपको मल्टीपल डेमोज में फेलियर आ रहा है, क्लोजिंग नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका डेमो का जो तरीका है वो काम नहीं कर रहा है, उसको चेंज करिए, स्ट्रैटेजीज को चेंज करिए। मैं हर बार मेरा कंटेंट चेंज करते रहता हूँ, हर वेबिनार में जो चल जाता है ना, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम क्लोजिंग्स मिल जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन को मैं थोड़ा मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देता हूँ, लेकिन मैं हर बार ट्राई करता हूँ तो कुछ एडिशनल चीजें डालू क्या उसके अंदर, ताकि मुझे क्लोजिंग्स बढ़ जाए। उस तरीके से आप भी आपके डेमो के लिए स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम क्लोजिंग्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं, लेट्स से कि अगर आप किसी टीचर से करवा रहे हैं, किसी और टीचर से अगर करवा रहे हैं, तो ऐसे केस में उसको बताइए कि भाई परसेंटेज के ऊपर काम करने की कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग द सैलरी परसेंटेज के ऊपर काम करना चालू करिए। वो आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिट वाला है और उसके लिए भी। उसके लिए है या नहीं दैट इज सेकेंडरी, लेकिन आपके लिए तो डेफिनेटली है। तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर आप सैलरी दे रहे हो फिक्स सैलरी, तो आपके पास स्टूडेंट है या नहीं है, दोनों भी केस में उसको आपको फिक्स सैलरी देना है। लेकिन अगर आप कमीशन के ऊपर काम कर रहे हो तो आपका बेनिफिट ऐसा हो जाता है कि बच्चे हैं तो पैसे देने, बच्चे नहीं है तो पैसे नहीं देने, तो वहां पे आपका लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है। तो अभी के समय में अगर आपका बहुत ही बढ़िया चल रहा है तो ऐसे केस में आप सैलरी पे रखिए, अगर आपका बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है तो कमीशन पे रखिए। दो तरीके से आप काम कर सकते हैं, टीचर को हायर करने के तरीके बता रहा हूँ। तो अभी मेरे साथ में जितने भी टीचर लोग काम करते हैं ना, सभी के सभी सैलरी के ऊपर, लॉकडाउन के पहले मेरे पास एक 15 टीचर्स का टीम था जो सैलरी के ऊपर था। अभी मेरे पास लगभग 1200 टीचर्स का टीम है, लेकिन सभी के सभी जो है कमीशन बेसिस पे है। कमीशन बेसिस पे मतलब जितने भी क्लोजिंग मिलेंगे उसमें हम लोगों का परसेंटेज शेयरिंग होता है। तो मेरा मार्केटिंग या फिर मेरा जो भी कॉस्टिंग है वो निकाल के हम लोग परसेंटेज डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से उनके साथ में शेयरिंग होता है। तो इस तरीके से उनको बेनिफिट मिलता है। अभी दूसरा, रिटर्न फीडबैक लीजिए। जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ना, रिटर्न फीडबैक लीजिए हर 15 दिन में। और जब भी आप फीडबैक लेंगे ना, तो फीडबैक के साथ में एंड में एक रेफरेंस का कॉलम रखिए हमेशा। और फीडबैक कौन से फॉर्म पे बनाना आपको पता रहेगा, गूगल फॉर्म के ऊपर बनाना होता है। और गूगल फॉर्म के ऊपर जब बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर एक एंड में एक रेफरेंस का कॉलम रखिए। रेफरेंस कॉलम रखने का बेनिफिट आपको बताता हूँ कि वो रेफरेंस दे या ना दे, कंपलसरी मत रखिए, लेकिन रेफरेंस का कॉलम रखिए। कोई कोई गलती से आपको रेफरेंस दे देगा, और रेफरेंस का से क्या हो जाएगा, आपको रेफरल बिजनेस मिल जाएगा और आपको फ्री में कोई स्टूडेंट मिल जाएगा। दूसरा, रेफर योर स्टूडेंट टू द ट्यूटर। दूसरा क्या हो जाएगा कि आप जो सब्जेक्ट नहीं लेते, पकड़ के चलिए कि आप इंग्लिश ले रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ाते हो और आपके पास जो इंग्लिश का बच्चा है उसको मैथमेटिक्स और साइंस की भी ट्यूशन का जरूरत है, लेकिन आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, तो मैथ्स और साइंस आप नहीं पढ़ाते, तो ऐसे केस में आप देखिए कि आपके कॉन्टैक्ट में ऐसा कोई ट्यूटर है कि जो मैथ्स और साइंस पढ़ा सकता है, उसको आप वो स्टूडेंट रेफर करिए। रेफर करने के बाद उसको बता दीजिए कि उनका क्या कैपेबिलिटी है पे करने का, या फिर आपने जो चार्ज करा उसको पहले से बता के रखिए, उस हिसाब से वो चार्ज करेगा। फ्री में काम नहीं करना है, इतना मगज मारे फ्री में कौन करेगा, उससे कमीशन लीजिए। कमीशन लीजिए। देखिए, बिगिनिंग में जब मैंने कमीशन का बिजनेस चालू करा था ना, जिसको हम लोग कंसल्टेंसी बोलते हैं, तो बिगिनिंग में मुझे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अरे मैं इससे कमीशन कैसे मांगू, वो मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको रेफर करा किसी स्टूडेंट को, तो अभी मैं इससे कमीशन कैसे मांगू, मेरे को अच्छा नहीं लगता था बिगिनिंग में। लेकिन जब मैंने सोचा कि इसको मुझे बिजनेस बनाना है, तो मैंने बिंदास कमीशन लेना चालू कर दिया। उस तरीके से आप भी सोच सकते हैं। बिगिनिंग में आपको शायद से अच्छा ना लगे कमीशन लेना, लेकिन अर्निंग के लिए जरूरी है। नहीं आप उसके ऊपर कोई फेवर करेंगे, नहीं वो आपके ऊपर कोई फेवर करेगा। इस तरीके से काम करिए। जो सब्जेक्ट आप नहीं लेते किसी को रेफर करिए। दूसरा भी एक तरीका बता देता हूँ, अगर आपके रेफरेंस में कोई भी टीचर नहीं है तो किसी क्लासेस को टारगेट करिए। क्लासेस के अगर आपको नाम चाहिए तो आप जस्ट डायल पे जाइए, सुलेखा पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं। उनको बोलिए कि मेरे पास ऐसा सा बच्चा है, आपका कोई टीचर आ सकता है क्या पढ़ाने के लिए, उसको मैथ साइंस का जरूरत है, मैंने इतना इतना कोट करा हुआ है, ये बजट है उनका, इतना वो लोग पे कर सकते हैं, लेकिन मैं कमीशन लूंगा उसमें। आप कुछ भी कमीशन बोल सकते हैं, 10%, 20%, 30%, जितना आपने चार्ज करा उसके हिसाब से आप उनसे कमीशन ले सकते हैं। चौथा जो तरीका है, एफिलिएट आप हायर कर सकते हैं। अभी एफिलिएट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एफिलिएट का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग जो कमीशन के ऊपर आपको सेल्स करवा के देंगे, जो आपको कमीशन के ऊपर सेल करवा के देंगे, इनको हम लोग एफिलिएट बोलते हैं। ये लोग जो है सेल्स और मार्केटिंग के लिए काम करते हैं। अगर आपने मेरा एफिलिएट का अगर कोई वेबिनार कभी गलती से अटेंड करा होगा तो आपको एक आइडिया आया होगा कि एफिलिएट का बेनिफिट क्या होता है, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि ऐसे लोगों को हायर करिए जो कमीशन के ऊपर काम करते हैं।
कमीशन के ऊपर काम करेंगे, आपको सेल्स और मार्केटिंग करवा के देंगे और आपको उनको कुछ कमीशन देना है। हर सेल के पीछे कुछ कमीशन देना है, हर सेल के पीछे कुछ कमीशन देना है। उनको भी जॉब मिल जाएगा, उनको भी एक्स्ट्रा अर्निंग होगा और आपका भी बेनिफिट हो जाएगा कि आपको भी स्टूडेंट मिल रहा है। और आपको तो करना कुछ नहीं ना, आपको तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लग रहा उसमें, बराबर। आपको अगर चाहिए तो आपको उनको ऐसा फीस चार्ट बना के दीजिए, जहां पे आप 100 रुपए चार्ज करते हैं तो उसको 120 वाला बना के दीजिए, ताकि वो सेल करने के बाद आपको कमीशन देने के बाद भी आपको कुछ मॉनेटरी लॉस ना हो। इस तरीके का आप ट्राई कर सकते हैं, एफिलिएट्स रख सकते हैं। उसके बाद का जो तरीका है, आप क्रिएटिंग द कोचिंग क्लासेस सिस्टम। कोचिंग क्लासेस सिस्टम जिस तरीके से चलता है ना, मतलब कोचिंग क्लासेस कैसे चलता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। कोचिंग क्लासेस इस तरीके से चलता है, पकड़ के चले कि आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, अब मैथ्स आप पढ़ाएंगे और स्टूडेंट जो आपके पास एडमिशन लेगा वो सारे सब्जेक्ट के लिए लेगा, सभी सब्जेक्ट के लिए आपके पास एडमिशन लेगा, लेकिन आपको सिर्फ मैथ्स आता है, बाकी के सब्जेक्ट नहीं आते। तो आप क्या करते हैं, सैलरी के ऊपर या कमीशन के ऊपर दूसरे टीचर्स को हायर करते हैं जो बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे। तो ऐसे में होता क्या है, फीस पूरा का पूरा आपके पास आता है और जो टीचर आपके साथ में काम करते हैं आप उनको सैलरी बेस के ऊपर या फिर कमीशन बेस के ऊपर पार्टली पेमेंट करेंगे। तो इससे हो क्या जाता है कि आपका एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चलना चालू हो जाता है, जैसे वेदांतु वाले और बेजूस वाले ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं उसी तरीके से। पैसे पूरे के पूरे वो लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो टीचर को रखा हुआ है सैलरी के ऊपर रखा हुआ है, लोगों ने सैलरी के ऊपर टीचर्स उनके पास, वेदांत के पास शायद से कमीशन बेस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बेजूस के पास सारे के सारे सैलरी के ऊपर टीचर्स है। तो वो लोग उस तरीके से काम करते हैं, लेकिन कमीशन के ऊपर काम करें। मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि बिगिनिंग में हमेशा कमीशन के ऊपर काम करिए। उससे हो क्या जाता है कि आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप किसी भी स्टाफ को रखते हो कोई भी डिपार्टमेंट के लिए, कमीशन के ऊपर रखिए। बिगिनिंग में आपको लगेगा कि यार इसको इतना कमीशन क्यों देना है, लेकिन अगर आप लंबे समय का सोचते हो तो ऐसे केस में आपको रियलाइज हो जाएगा और आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। तीसरा आप सोच सकते हो फ्रेंचाइजी सिस्टम का। मैं फ्रेंचाइजी सिस्टम को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में मतलब शॉर्ट में बताऊंगा ये किस तरीके से वो काम करता है, आपको क्या चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। फ्रेंचाइजी सिस्टम में बेनिफिट ये हो जाता है कि एफिलिएट से क्या है, आप पैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते, दोनों चांसेस है। लेकिन फ्रेंचाइजी सिस्टम में अगर आपका एक वर्किंग प्रोसेस है ऑलरेडी, तो ऐसे केस में आप किसी को सेम टू सेम आपके ब्रांड का नाम दे सकते हैं और इसको पूरा का पूरा सिस्टम दे सकते हैं, जहां पे वो आपका खुद का सॉफ्टवेयर है, हर चीज है आपका, जो आप उसको दे सकते हैं और उसके ऊपर वो काम करके सेल करवा के खुद का बिजनेस कर सकता है। मतलब उसको खुद से कुछ करना नहीं है और उसके लिए वो आपको रॉयल्टी भी देगा और आपको फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी देगा, बेनिफिट हो जाता है। एफिलिएट अगर आपको किसी को रखना है किसी भी काम के लिए, आपके ज्यादा करके ये लोग सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज के लिए आपको रखना है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पहले आपको दूंगा मैं रितेश अग्रवाल का। रितेश अग्रवाल जो है जिनका ओयो होटल्स है, आपको पता रहेगा, जहाँ पे हम लोग होटल रूम्स बुक कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में और अब्रॉड में इनके बहुत सारे होटल्स हैं। तो ये इनके खुद के होटल्स नहीं है, इन्होंने टाइप करा हुआ है किसी के साथ में, पार्टनर बनाया हुआ है, कमीशन बेस के ऊपर काम करते हैं। इन्होंने जो स्ट्रैटेजी जब बिगिनिंग में यूज करा था वो ये करा था कि इन लोगों ने जितने भी इंप्लॉइज रखे, सभी इंप्लॉइज, और जो इनका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो भी इंप्लॉय जो था ना इनके साथ में जुड़ा कमीशन बेस के ऊपर। मतलब इन्होंने बिगिनिंग में कभी भी किसी को सैलरी के ऊपर रखने का नहीं सोचा। इसके पीछे रीजन क्या था कि ये जानते थे कि अगर मैं सैलरी के ऊपर रखूंगा और कल को अगर कुछ हो जाता है अप डाउन, तो ऐसे केस में मैं इनका सैलरी दूंगा कहां से। तो इसलिए उन्होंने पहले ही सभी लोगों से क्लियर किया था कि मैं कमीशन बेस के ऊपर आपको रखूंगा और कमीशन बेस के ऊपर आपको काम करना है। उन लोगों का अभी के समय में, अभी इनका हजारों करोड़ का कंपनी, तो ऐसे केस में इनका भी बहुत बड़ा शेयर उनको जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने उतना एफर्ट्स लगा के काम भी तो करा। अभी भी वो लोग उतना एफर्ट्स लगा के काम करेंगे, उनको पता है कि अगर कल को अगर कंपनी लॉस में जा रहा है तो ऐसे केस में नुकसान उनका भी हो सकता है। तो ये शेयरिंग बेसिस पे, पार्टनरशिप बेसिस पे, जिनको हम लोग एफिलिएट भी बोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी सिस्टम के, ये सारे सिस्टम होते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं ना, तो हम लोगों को ऐसे लॉन्ग टर्म का अगर सोचते हैं तो बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है, बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट हो जाता है। आपको महेश ट्यूटोरियल के बारे में पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं पता है, साउथ इंडिया में इनके कॉलेजेस भी हैं। अगर मैं बॉम्बे की बात करूं जहां से उन्होंने चालू करा था, तो इनका बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी सिस्टम है। फ्रेंचाइजी सिस्टम बोलने से अच्छा बहुत बड़ा चेन है जो खुद रन करते हैं। तो इन्होंने भी जब चालू करा था तो इनके पास भी लोग जब काम के लिए आए तो इन्होंने भी इनको कमीशन बेसिस के ऊपर रखना चालू करा, और अभी के समय में मेरे ख्याल से उनका 2 to 3% है कंपनी में शेयर। कंपनी उनके खुद के नाम का है, लेकिन उनका खुद का शेयर होल्डिंग कितने, 2 to 3%। बाकी का सारा शेयर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। तो इस तरीके से काम करता है फ्रेंचाइजी शेयरिंग। चीजों की जरूरत पड़ती है, आपके पास
प्रमोशन करने के लिए रेडीमेड मटेरियल होनी चाहिए, आपके पास कोर्सेज या नोट्स जो भी होते हैं वो रेडी होनी चाहिए, ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए कि कितना सेल आया, कितना पैसा गया, कितना बचा, कितना एक्सपेंस हुआ, इसका एक ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए बराबर से। कैपेबिलिटी होना चाहिए, अगर काम कल को बहुत ज्यादा आ जाए तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, मतलब एक वर्किंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बिना आप एफिलिएट्स को हायर नहीं कर सकते। अगर आपने एफिलिएट्स बिगिनिंग में 1-2 अगर हायर कर लिए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप लंबे समय पर बहुत ज्यादा अगर बड़े लेवल का सोच रहे हैं तो ऐसे केस में आपको अगर बल्क में किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं उसका एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। साइमल्टेनियसली आपको टीम के ऊपर काम करना जरूरी है, जो टीम आपका अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑपरेशन, कस्टमर सपोर्ट, फीडबैक, लीगल, इस तरीके के बहुत जो कैटेगरीज होते हैं, कस्टमर सपोर्ट वगैरह, ट्यूटर अपॉइंटिंग टीम होता है, ट्यूटर्स का टीम होता है, एचआर टीम होता है, शेड्यूलिंग टीम होता है, फीडबैक टीम होता है, बहुत सारे टीम्स होते हैं। तो ये सभी हैंडल करने के लिए आप हैंडल करेंगे या कोई हैंडल करेगा, इस तरीके के टीम के बारे में भी सोचना जरूरी है। बिगिनिंग में आप खुद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये टीम के साथ में शेयर करना जरूरी है। उसके बाद का जो फ्रेंचाइजी सिस्टम, खाली मैं रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक माइंडसेट रहे, एक व्यू रहे कि अगर कल को अगर मुझे इसको बहुत बड़ा एक्सपांड करना है तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया कि कोचिंग क्लासेस के बारे में सोचिए। कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन, इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, ट्यूटर की टीम होनी और एक सिस्टम की जरूरत होगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि एफिलिएट सिस्टम यूज करिए, सेल्स और मार्केटिंग के खास करके एफिलिएट सिस्टम को यूज करिए, जिससे आपको सेल्स और मार्केटिंग के लिए फ्री में लोग मिल जाएंगे जो कमीशन बेसिस के ऊपर काम करेंगे। तीसरा, फ्रेंचाइजी सिस्टम। फ्रेंचाइजी सिस्टम में अभी आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है, एक सेकेंड, फ्रेंचाइजी सिस्टम में आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है, पहले तो आपकी अगर एक नॉर्मल कंपनी है प्रोप्राइटरशिप की तो चल जाएगी, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आपको उसको कम से कम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई फ्रेंचाइजी खरीदता है ना तो आपको उसको वहां पे शेयर होल्डिंग देना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, कुछ सिस्टम होते हैं बहुत सारे, तो वो अगर सारी चीजें करनी है तो ऐसे केस में आपका कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है, अदरवाइज कल को आपको लीगल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, आपको इनकम जनरेटिंग एक प्रॉपर सिस्टम मॉडल होना चाहिए। जैसे कि एक क्लासेस मैंने रन करा, एक क्लासेस मैंने चला रहा हूँ और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसका एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होना चाहिए आपके पास। उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। आपके पास एक टीम होना चाहिए जो आपको सेंट्रलाइज मार्केटिंग करवा के दे, सेल्स, ऑपरेशंस, ट्यूटर डिपार्टमेंट होना चाहिए, शेड्यूल जो मैनेज कर सके ऐसा कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए, स्टडी मटेरियल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं या खुद बना रहे हैं। मेरा एक सजेशन है यहाँ पे आपको, अगर आप स्टडी मटेरियल खुद से बना रहे हैं ना तो मेरे हिसाब से उसको अवॉइड करिए, उसको अवॉइड करिए। मैंने जब मैं 12th में था तो वहाँ पे जो मेरे कोचिंग क्लासेस में जहाँ पे मैं जाता था, बहुत बढ़िया लेवल का कोचिंग क्लासेस था और बहुत ही अच्छे टीचर थे जो पढ़ाते थे, जो उनके एक्चुअल जो सर थे, जो मेन ओनर थे, उनका जो कोचिंग क्लासेस जिनका था वो इतना बढ़िया लेवल का पढ़ाते थे। बहुत बड़ा उनका स्टूडेंट भी था, स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो जो नोट्स देते थे ना जो मार्केट में अवेलेबल है, टाइगर या जिगर किसी का वो प्रोवाइड करते थे, वहां पे अपना नाम लगाते थे और वही प्रोवाइड करते थे। मार्केट में जो अवेलेबल है वही, तो अगर आप खुद से अगर बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। उसके पीछे रीजन बताता हूँ। नोट्स जब आप बनाने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर खुद से जब बनाने जाते हैं तो पहले तो खुद को बनाना है, बनाने के बाद उसको टाइपिंग करवाना है, टाइपिंग करवाने के बाद उसके एरर निकालने, एरर निकालने के बाद उसको प्रूफिंग करवाना है, प्रूफिंग करवाने के बाद उसको प्रिंट करवाना है। इतना ज्यादा काम बढ़ जाता है ना वो, कि उतने समय में आपका बिजनेस आप कहां से कहां लेके जाओगे। तो बेस्ट आइडिया क्या होता है कि मार्केट में जो अवेलेबल नोट्स है या फिर स्टडी मटेरियल उसी को यूज करिए। आपका नाम लगाइए या नहीं लगाइए, दोनों भी केस में चल जाता है, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है उससे आपका नाम खराब नहीं होता। उससे हो क्या जाता है कि उनको नोट्स भी मिल गया, उनका काम भी हो गया और आपका कुछ नुकसान भी नहीं हो गया, आपका समय बहुत ज्यादा बच जाएगा। हाँ, आपका कंपनी जो बहुत बड़ा बन जाता है, ऐसे केस में आप एक डेडिकेटेड टीम लगाइए जो सिर्फ स्टडी मटेरियल के ऊपर काम करेगा। तो एक डेडिकेटेड टीम लगा देंगे जो स्टडी मटेरियल के ऊपर काम करेगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स कैसे वसूला जाए, पहले पेमेंट तो उन्होंने करवा दिया लेकिन बचे हुए इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर रहे हैं, फीडबैक लेना जरूरी है, फीडबैक के हिसाब से चेंजेस लाना जरूरी है, इनोवेशन करवाना जरूरी है, टैक्सेशन अकाउंटिंग जो इंपॉर्टेंट चीज है अभी के समय में वो देखना जरूरी है। जब आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं तो लीगल चीजें बहुत ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कल को वो डायरेक्ट अपना ही काम करना चालू कर दे, आपको हटा दे काम से, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो वहाँ पे एक लीगल टीम होना चाहिए जो चीजों को देखे, रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए, इनोवेशंस कुछ होने चाहिए, ब्रांडिंग को कैसे बढ़ाया जाए वो चीज होना चाहिए, वैल्यू एडिशन कैसे करवा सकते हैं, लग्जरियस होना चाहिए। जो वैल्यू एडिशन के बारे में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पेंटालून का, कि आपने चीजों को खरीद लिया, खरीदने के बाद डिस्काउंटेड में आपने खरीद भी लिया, लेकिन उसके बाद उसने आपको एडिशनल कूपन दे दिया
खरीदने के बाद एक एडिशनल कूपन दे दिया, तो वहां पे क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। एक माइंड में बैठ जाता है कि अरे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सरप्राइजिंग मिलने वाला है। तो वो चीज होना जरूरी है, वो किस तरीके से दे सकते हैं वो आपको देखना जरूरी है। और क्वालिटी कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करा जाए, क्वालिटी को मेंटेन कैसे करा जाए, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर ये इसके ऊपर आप काम करते हो तो आपका फ्रेंचाइजी सिस्टम इतना बड़े लेवल पे चला जाएगा कि उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये होता है, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। एक्सपोनेंशियल और दूसरा जो तरीका होता है कि ग्रोथ, एक ग्रोथ होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब इस तरीके का ग्रोथ कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसा ग्रोथ हो जाता है। तो इस तरीके का आपको सिस्टम करना जरूरी है। उसके बाद ये एक बार सिस्टम अगर अपने एक जगह पे अगर इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो सेम आप किसी को कॉपी पेस्ट करके कहीं और पे उसको दे सकते हैं। अभी इसमें बेनिफिट क्या हो जाता है ना, कि आपको फ्रेंचाइजी फीस मिल जाता है, जो कि लाखों में हो सकता है। आपको रॉयल्टी मिलते रहता है, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद आपको रॉयल्टी मिलते रहता है। आपका ब्रांडिंग बढ़ जाता है, आपका ग्रोथ दिखाई देता है। ये सारे बेनिफिट है अगर आप फ्रेंचाइजी सिस्टम चलाते हो। इसका मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा फ्रेंचाइजी सिस्टम का, अपने इंडिया का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, जो मेरे के मेंटर है, जिनके साथ में मैं ऑलरेडी आईबीसी हूँ, आपको बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी इसके बारे में। तो उनके साथ में मैं एज एन एफिलिएट भी काम करता हूँ। उन्हीं के साथ में नहीं, मेरे 17 कंपनी के साथ में एफिलिएट काम करता हूँ, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग में मेरा होल्ड बहुत अच्छा होने की वजह से 12 साल इसी इंडस्ट्री में मैंने काम करा हुआ है। इसकी वजह से मुझे सेल्स मार्केटिंग का थोड़ा सा ज्यादा पता है। ऐसे मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मुझे मालूम है किस तरीके से करा जाता है। तो उनके बारे में मैं बता रहा था कि वो लोग करते क्या है। उन लोगों ने फ्रेंचाइजी सिस्टम चालू करा, और चालू करने के बाद अभी इंडिया में उनके 100 ऑफिस है। जब भी वो लोग प्रमोशन करते हैं ना, तो बताते क्या है कि 100 ऑफिस है मेरे, लेकिन वो उनका नहीं है। उनका एक ही ऑफिस है जो दिल्ली में है, बाकी सारे के सारे जो ऑफिस है वो फ्रेंचाइजीज है। अभी जब फ्रेंचाइजी उन्होंने लोगों को दिया तो लाखों रुपए पहली बात तो ले लिया लोगों से। दूसरा चीज, उनको किस तरीके से ग्रो करना है वो सारी चीजों का ट्रेनिंग वगैरह दे दिया, वो तो बात ठीक है। लेकिन ये जितने भी ऑफिस अभी चल रहे हैं वो तो फ्रेंचाइजी सिस्टम है ना। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम होने के बावजूद तो ओन करते हैं, मतलब वो लोगों को बता सकते हैं कि मेरा ऑफिस है। ये चीज आपके साथ में भी हो सकता है अगर आप ये ऊपर की जो दिए हुए चीजें हैं उसको अगर ध्यान में रखते हैं, किस तरीके से वैलिडेशन करा जाए, कैसे क्वालिटी कंट्रोल करा जाए, और बाकी के तो सारे बिजनेस के ऑपरेशन है उसको कैसे मैनेज करा जाए, कैसे ठीक करा जा सकता है। ये सारी चीजें करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है आप एक बड़े लेवल पे चले जाएंगे। अभी बिगनिंग के लिए ये लास्ट चीज है, लेकिन मैंने इसलिए सोचा और इसको यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, मैं कितनी भी बताऊं कि मार्केटिंग आप ऐसा करो, मार्केटिंग आप वैसा करो, लेकिन वो लोग करते नहीं है। उसके पीछे रीजन है, एक माइंडसेट होता है अपना, एक माइंडसेट होता है जहाँ पे लोग सोच नहीं पाते या फिर करना भी नहीं चाहते। तो ऐसी केस में एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बता रहेगा, लेकिन नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके का मार्केटिंग के झमेले में नहीं पढ़ना चाहते, या फिर जो भी मैंने बताया एफिलिएट्स ये सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, तो एक सिंपल सा काम करिए, इनके यहाँ पे आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए। यहाँ पे कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कुछ लीड्स आ जाता है। लीड के बाद आप उनको कॉलिंग करवाइए, कन्वर्सेशन रखिए, व्हाट्सएप रखिए, टेक्स्ट रखिए, वीडियो शेयरिंग रखिए, नर्चरिंग रखिए, ये चालू रखिए। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको क्लोजिंग मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। मतलब कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना अच्छा होता है। जब मैंने मेरा काम चालू करा था बिगिनिंग में, सबसे पहले जब मैंने मेरा इंस्टीट्यूट चालू करा था, तो बिगिनिंग में तो हम लोग रेफरेंस बिजनेस के ऊपर ही काम करते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मार्केटिंग करा भी जाता है। क्योंकि मैंने बिगिनिंग में आपको बताया कि मैंने बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, मुझे पता नहीं था कि बिजनेस करा कैसे जाता है, कुछ भी नहीं था। उस समय मैंने जस्ट डायल के ऊपर रजिस्टर करवाया था, उस समय 12-10 साल पहले पकड़ सकते हैं, क्योंकि पहले 2 साल तो मैं ढंग से कुछ कर ही नहीं रहा था। में बहुत सारे वीडियोज हैं जो मैं आने वाले कुछ समय में डालने वाला हूं, जो डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पर होने वाले हैं। तो इस तरीके के वीडियो को आपको जानने के लिए या फिर इस तरीके के सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ताकि मैं आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देते रहूं जो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के एक्स्ट्रा कोचिंग के डिसीजन को कॉन्क्रीट बनाने के लिए या फिर उसके सवालों के जवाब जानने के लिए। थैंक यू।